नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। महिला आरक्षण बिल कल लोकसभा में पारित हो गया। कुल उपस्थित सांसदों की संख्या में 454 सांसदों ने महिला आरक्षण बिल के पक्ष में मतदान किया और 2 सांसदों ने विरोध में किया। बिल पास हो गया, लेकिन इस बिल से पहले जो महिला आरक्षण पर चर्चा हुई वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेता अमित शाह, सब लोगों ने इस पर विचार व्यक्त किए, महिला आरक्षण की आवश्यकता को बताया। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरमैन रहीं श्रीमती सोनिया गांधी ने विचार व्यक्त किए। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विचार व्यक्त किए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विचार व्यक्त किए। अधीर रंजन चौधरी ने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है और उसका श्रेय लेने की भी कोशिश की है कि हमने 2010 में राज्यसभा में इसे पारित किया था। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिए, मुख्य रूप से राहुल गांधी ने जो भाषण दिया बिल पर, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बिल का तो समर्थन किया, लेकिन उसकी खामियां बताई और मांग की कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी समुदाय को, ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ये बिल अधूरा है। हालांकि इस मुद्दे पर कुछ और पार्टियों ने भी, समाजवादी पार्टी ने और मायावती जी की पार्टी बसपा ने भी ओबीसी आरक्षण की बात कही, लेकिन सबसे ज्यादा मुखर इस मुद्दे पर कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने कई तर्क दिए कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए। उन्होंने तो ओबीसी के मामले में भारत सरकार की जो नीतियां हैं और जो मशीनरी है, जो नौकरशाही है, उसमें ओबीसी प्रतिनिधित्व की भी बात कर दी। राहुल गांधी ने अपने जोशीले भाषण में कहा कि यह सरकार ओबीसी को न्याय नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि एक सर्वे में पता चला है कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से मात्र 3 ही ओबीसी जाति के हैं और ओबीसी जाति के सचिव देश का जो बजट है उसमें मात्र 5% पर उनका फैसला होता है। यानी कि उन्होंने ओबीसी के उपेक्षा की बात कही। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, बहुजन समाज पार्टी का और कहा जाए इंडिया गठबंधन का एक स्टैंड है कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण दिया जाए। हालांकि ओबीसी आरक्षण अभी संसद में है ही नहीं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। तो वही व्यवस्था महिला आरक्षण में भी केंद्र सरकार ने लागू की है। जो बिल पेश किया है, 128वां संशोधन विधेयक जो पेश किया है, उसमें वही व्यवस्था रखी है जो पहले से लागू थी। यानी कि जहां जहां सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसी में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। ओबीसी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था अभी विधायिका में नहीं है। कांग्रेस ने जो ओबीसी का मुद्दा उठाया, इसे जान लेते हैं कि क्या वास्तव में ओबीसी का प्रेम अचानक उमड़ पड़ा कांग्रेस का। कांग्रेस कितनी ओबीसी समर्थक है और कितने उनकी हितैषी है, इसका इतिहास भी जान लेते हैं। या ये सिर्फ 2024 के
चुनाव के लिए एक मुद्दा है। कांग्रेस ओबीसी को मुद्दा बनाकर 24 में पिछड़े वर्ग की जो आबादी है और जो वोट है उन्हें हासिल करना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस ने अपने भाषण में, राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये तो कहा ही कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना की भी बात कही है कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। कांग्रेस का इतिहास जानते हैं और ओबीसी की राजनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कांग्रेस का वास्तविक चरित्र क्या है ओबीसी के मामले में। ओबीसी के लिए लोकसभा में 7 अगस्त 1990 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 अगस्त 1990 को लोकसभा में घोषणा की थी कि सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है, लागू करेगी। यह बात लोकसभा में कही गई और उसके 2 दिन बाद 9 अगस्त को 1990 को राज्यसभा में भी भाषण देते हुए प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यही बात दोहराई। उन्होंने अपना संकल्प राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया। ये इतना महत्वपूर्ण दिन था ओबीसी जातियों के लिए कि इसे याद किया जाना चाहिए। अभी जब संसद के पुराने भवन में आखिरी दिन की बैठक थी और संसद के जो 75 वर्ष की यात्रा पर चर्चा हो रही थी, उसमें किसी ने भी, ना तो सत्ता पक्ष ने और ना कांग्रेस ने, किसी ने भी ना तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम लिया, ना तो उन्हें याद किया, ना इस महत्वपूर्ण दिन को याद किया कि पिछड़ी जातियों के लिए इस दिन कितना महत्वपूर्ण फैसला हुआ था। कांग्रेस को करना चाहिए था। अगर कांग्रेस वास्तव में पिछड़ी जातियों की हितैषी है तो कांग्रेस को बात उठानी चाहिए थी। और कांग्रेस कितनी समर्थक है पिछड़ों की, ये इस बात से भी जाहिर होता है कि देश में जो दूसरा पिछड़ा आयोग बना, जिसे हम मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये मंडल आयोग जनता पार्टी की सरकार ने 1 जनवरी 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने बनाया था। ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसे मंडल आयोग कहा गया, चूंकि इसके अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, अध्यक्ष बने थे। इस आयोग ने ठीक 2 साल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की 31 दिसंबर 1980 को। इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी की सरकार चली गई 1980 में और चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार आ गई, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन बीपी मंडल की जो रिपोर्ट थी आयोग की, मंडल आयोग की, उसे कांग्रेस ने देखने की भी कोशिश नहीं की। वो रिपोर्ट 10 साल तक धूल खाती रही, फाइलों में दबी रही। 2 प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, श्रीमती इंदिरा गांधी रही, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। किसी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने या कांग्रेस के सांसद ने पिछड़ों की बात करने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात नहीं कही, उसे देखने और पढ़ने तक की जहमत नहीं उठाई। 1989 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस रिपोर्ट पर ध्यान दिया और उन्होंने एक कैबिनेट नोट उनके पास आया मई में, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया और 7 अगस्त को 1990 को उन्होंने लोकसभा में घोषणा कर दी। लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस आज महिला आरक्षण में, ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है, देश में आरक्षण लागू करने के लिए जो आरक्षण 1990 में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, मंडल आयोग की रिपोर्ट, उससे पहले तो कभी कांग्रेस ने आरक्षण की बात नहीं की और ना ही पिछड़ों के आरक्षण की बात की।
यानी कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। कांग्रेस को अगर पिछड़ों की चिंता होती तो उस 10 साल में भी कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण के लिए जो 27% आरक्षण मिला, हालांकि 1990 में जब ये संसद में ये बात कही गई और उसके बाद एक 13 अगस्त 1990 को एक जीओ जारी हो गया, ऑफिस ऑर्डर जारी हो गया, जिसमें 27% पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और उसने कहा कि इसको लागू किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 1992 में 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, जो कि ओबीसी आरक्षण के पक्ष में था। इस आरक्षण को लागू किया गया 8 सितंबर 1993। 8 सितंबर 1993 से इसे सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति मिली, लेकिन कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं। योगदान है बीपी सिंह का। हालांकि बीपी सिंह की बहुत आलोचना हुई, सवर्णों में बहुत आलोचना हुई, अगड़ी जातियों ने उनको एक तरह से तमाम तरह के उन पर आरोप लगाए, बातें कही उनके बारे में, लेकिन बीपी सिंह ने एक फैसला लिया पिछड़ी जातियों के। हालांकि आज बीपी सिंह को कोई याद नहीं करता, ना अगड़े याद करते हैं ना पिछड़े याद करते हैं, वो भी याद नहीं करते जिनके लिए उन्होंने ये आरक्षण दिया। लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। आज कांग्रेस लोकसभा में लंबे लंबे भाषण दे रही है पिछड़ों के लिए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जब महिला आरक्षण बिल पेश किया था राज्यसभा में, उस समय भी जो बिल हुआ था, जो बिल आया था और वो पास हुआ था, उसमें भी ओबीसी आरक्षण की कोई बात नहीं थी। आज कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है। आज कांग्रेस मसीहा बनने की कोशिश में है कि पिछड़ों के हम सबसे बड़े पैरोकार। और जब राज्यसभा में पास होकर ये बिल लोकसभा में आया, उसके बाद भी 4 साल तक 2010 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने ये साहस नहीं जुटाया और ये प्रयास नहीं किया कि उसे लोकसभा में प्रस्तुत करती, लोकसभा में पास करा लेती। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का तो बहुमत था और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है या एनडीए है, ये भी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं था, समर्थन में था, तो ये तो उस समय भी पास हो सकता था, लेकिन कांग्रेस शायद नहीं चाहती थी। आज जब एक साहस दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वो महिला आरक्षण का बिल लेकर आए हैं और क्रमबद्ध रूप से ये लागू होगा, ये बात सही है कि अभी इसके लागू होने में समय है। ये 2024 के चुनाव में प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि तकनीकी कारण है। उसके लिए पहले जनगणना होनी है, जनगणना के बाद जो है परिसीमन होना है, परिसीमन के बाद लागू होगा। लेकिन इस पर भी सवाल कि तत्काल लागू करो। जो अपने कार्यकाल में 10 साल तक कुछ नहीं कर पाए, वो आज कह रहे हैं कि तत्काल लागू करो। पिछड़ों की जिन्होंने घनघोर उपेक्षा की, इतना ही नहीं, एक कर का काले कर आयोग भी बना था 1953 में, उसने भी रिपोर्ट दी थी पिछड़ों के लिए। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को भी फाइलों में दबाकर छोड़ दिया था। कांग्रेस की कभी नियत नहीं रही, कभी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई पिछड़ों को न्याय देने की। और जिसने न्याय दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनको तो कांग्रेस ने खलनायक बना दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि 75 वर्ष की जो चर्चा, 75 वर्ष की यात्रा जो संसद में हुई, उस पर जो चर्चा हुई, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने, किसी ने भी विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम नहीं लिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने छोटा कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया था। ये अलग बात है कि उनका फैसला चर्चाओं में आया, समालोचना का विषय है, चर्चा का विषय है, उचित है कि अनुचित है,
लेकिन एक वर्ग को तो उससे लाभ हुआ, उनकी चर्चा तो होनी चाहिए थी। संसद के जो महत्वपूर्ण फैसले हुए, उसमें ये फैसला भी महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त 1990 का महत्व कम नहीं है पिछड़ों के लिए। देखना होगा कि आगे कांग्रेस पिछड़ों की राजनीति में क्या-क्या करती है, और जब लोकसभा का चुनाव होगा, टिकट वितरण होगा, तो ये भी देखा जाएगा कि उसने कितने पिछड़ों को टिकट दिए, कितने अगड़ों को टिकट दिए, ये भी सामने आएगा। पिछड़ों की राजनीति पर हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत करारा और सटीक जवाब राहुल गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि सचिव सरकार नहीं चलाते हैं, मंत्री चलाते हैं। उन्होंने बताया कि 29 मंत्री ओबीसी से हैं, और भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने देश को पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया है, ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री दिया है। अब कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है, और जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उनके भी परीक्षा की घड़ी है। कितने ओबीसी को आगे बढ़ाते हैं, कितनी ओबीसी महिलाओं को टिकट देते हैं। ओबीसी महिलाओं को अगर मान लीजिए आरक्षण में नहीं है, तो वो टिकट में प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाएंगे क्या? केवल पारिवारिक महिलाओं को ही टिकट देंगे, वो चाहे ओबीसी से हों, चाहे अगली जाति से हों, चाहे पिछड़ी जाति से हो, लेकिन मिलेगा पारिवारिक महिलाओं को ही। ये इंडिया गठबंधन की नियति है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।